गुड मॉर्निंग। आइए आज की क्लास हम लोग देखते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग जीएस की बात किए थे भारत के राष्ट्रपति पर, और हम लोग उनके पद को लेकर के और उनके चुनाव प्रक्रिया को लेकर निर्वाचक मंडल की बात ये सब कर चुके थे कि उनका चुनाव कैसे होता है। इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से समझे थे। और उस वीडियो में हम लोग देखे थे जो है कि 3 क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था कि जो है पहला था कि जो है राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं। तो उसका उत्तर कि कोई एक बार राष्ट्रपति यदि चुन लिया गया तो दोबारा भी वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है, फिर दोबारा यदि बन गया तीसरी बार बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हमारे संविधान में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। वो 2 बार तक। फिर एक क्वेश्चन था कौन है जो एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार बने हैं, तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये राजेंद्र प्रसाद जो है ये 2 बार बने हैं। तो इसका भी आगे कोई तीसरी बार बना है नहीं, तो इसका कोई प्रावधान दिखाई नहीं दिया है। लेकिन कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 2 बार से अधिक नहीं बन सकते हैं। ठीक, अमेरिकी संविधान में है कि वहां 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था यदि राष्ट्रपति का जो कोई चुनाव जीते हैं और उनके चुनाव में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी पाया गया, किसी प्रकार का जो है उल्लंघन पाया गया, तो इसका निपटारा कोई विवाद है तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यदि इनकी जो है जो भी राष्ट्रपति बने हैं उनकी सदस्यता, उनकी राष्ट्रपति जो है के कार्य को अवैध घोषित कर दे, तो अवैध घोषित कर देगा तो क्या उसके बाद जो उन्होंने कार्य कर दिया 2 महीने 1 महीने जितने दिन भी, तो उनका कार्य वैध होगा कि कार्य भी अवैध हो जाएगा। तो इसके बारे में हमने देखा था। तो कार्य उनका क्या होगा, कार्य वैध रहेगा। वो भले उनकी सदस्यता राष्ट्रपति के पद का जो है पद पे न रहे, हट जाए, लेकिन जो उस दौरान उन्होंने कार्य किया है कार्य वैध होगा। क्या होगा, वैध होगा। यही क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछा गया था। तो हम लोग निर्वाचन की बात कर लिए थे राष्ट्रपति का। इसके आगे की क्लास की बात करेंगे। इस क्लास को देखने के पहले जो लोग भी इस पे नए होंगे वो पहले क्लास को देख लेंगे, राष्ट्रपति पे जो पहला क्लास पढ़ा है, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठंडक काफी ज्यादा है लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम भी करीब है तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। फिर भी आइए देखते हैं राष्ट्रपति के आगे। हमने देख लिया था निर्वाचन तक हो गया था। अब हमने निर्वाचन के बाद कोई राष्ट्रपति यदि जीत के आया, कैसे निर्वाचन हुआ काफी अच्छे से समझाया गया, कैसे वोटिंग होती है, क्या होती है, सब कुछ पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया गया। अब हम बात करेंगे इस पे जो है अगले पॉइंट की, तो ये है राष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञा, कि राष्ट्रपति यदि कोई जीत गया तो फिर उनको शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति का शपथ की बात करेंगे, इनकी शपथ या प्रतिज्ञा इनको कौन दिलाता है। शपथ की बात कर लें या इनको प्रतिज्ञा की बात कर लें तो ये कौन दिलाता है और किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो अनुच्छेद किसमें है, अनुच्छेद 60 में इसका वर्णन है। किसमें है, अनुच्छेद 60 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पे जब ग्रहण करेगा तो उसके पूर्व उसके पद ग्रहण करने के पूर्व किसके सम्मुख जो है शपथ लेना पड़ेगा। तो किसके सम्मुख इनको शपथ कौन दिलाता है, तो इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन, मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये जो है जिसे हम सीजेआई कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जो होते हैं ये इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये अनुच्छेद 60 में बताया गया है। यदि ये अनुपस्थित हो, यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, अनुपस्थिति में या अपने पद पे नहीं है या किसी कारण से इनका पद यदि रिक्त हो, तो अनुपस्थिति की स्थिति में कौन शपथ दिलाएगा इनको, तो कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का। अनुपस्थिति की स्थिति में कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन, न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। 2 बातें आपको ध्यान रखना है यहाँ से। इनको राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। एक शब्द में यदि पूछा गया ऑप्शन में ये
यदि ये अनुपस्थित है, किसी कारण से ये नहीं है, तो कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट किसके सामने शपथ लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जो भी उस समय वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, यानी इनके बाद सीनियर जो भी जो है जज होंगे, वो जो है इनके शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति को। हाँ, ये होता है। और इसके बाद यदि शपथ इनके समक्ष लेना पड़ता है इनको, तो शपथ में ये बोलते क्या है, किन बातों का जिक्र करते हैं शपथ में, ये भी आ जाइए। शपथ में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति अपने शपथ में क्या कहते हैं? तो शपथ में इनका पहला लाइन होता है मैं अमुक, क्या बोलते हैं? मैं अमुक, यानी अपना नाम लेते हैं, ठीक है, जो भी इनका नाम होगा, मैं अमुक। उसके बाद अगली लाइन में इनका बोलते हैं, क्या कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा। क्या कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति के पदीय कार्यों का, राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा। राष्ट्रपति के पदीय कर्तव्यों का पालन करूंगा। दूसरा, संविधान और विधि का, दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। परिरक्षण, संरक्षण एवं प्रतिरक्षण करूंगा, करूंगा। तीसरी लाइन में क्या बोलते हैं? करूंगा। भारत की जनता की सेवा एवं कल्याण में निरत रहूंगा। भारत की जनता एवं सेवा में निरत रहूंगा। ये इनका शपथ होता है। भारत की जनता की सेवा में, भारत की जनता की सेवा में निरत रहूंगा। ये अपने शपथ के दौरान ये राष्ट्रपति साहब बोलते हैं, और किसके समक्ष बोलते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के, किसके? CJI, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ लेते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसके सामने ये शपथ लेने का कार्य करते हैं, ठीक। और यदि कोई इनके दौरान कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति है, तो भी वो भी यही शपथ लेगा। कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो भी यही शपथ लेंगे। इस बात को भी याद रखना है। कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, कार्यवाहक तो भी वही करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी यही शपथ लेंगे, ठीक। चलिए अगले के पॉइंट पे चलते हैं। अगला, अब तो इन्होंने शपथ तो ले लिया, शपथ के बाद इनका क्या है? कार्यकाल देख लिया जाए। क्या है इनका? पदावधि कितने समय की होती है, कार्यकाल कितने समय का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात कर लें, इनका पदावधि क्या है, यानी पदावधि का मतलब इनका क्या है? कार्यकाल। इसी को हम कह सकते हैं क्या, इनका कार्यकाल क्या होता है। तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, और इसका वर्णन कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 56 में। इस पदावधि का वर्णन क्या है? अनुच्छेद 56 में ये जो है ये बताया गया है। अनुच्छेद 56 के अनुसार क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कितने वर्ष तक रह सकता है, कार्यकाल इसका क्या होता है। तो इसमें बताया गया कितने वर्ष का? 5 वर्ष तक। कितना है? 5 वर्ष तक। कितना है? 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष तक। सिर्फ इतना पूछा जाता है कार्यकाल की बात, तो कितना हम बताएंगे? 5 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन यदि 5 वर्ष तक रहेंगे तो, लेकिन यदि 5 वर्ष के बाद भी यदि ऐसी घटना हो कि ये पद पर 5 वर्ष तक अगला राष्ट्रपति यदि चुन के नहीं आ पाता है, तो इनका ये जब तक बने रहेंगे, जब तक, कब तक रहेंगे? जब तक कि
जब तक अगला राष्ट्रपति इनका उत्तराधिकारी यानी कि अगला राष्ट्रपति या नया राष्ट्रपति कह दें, जब तक नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता या नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं कर लेता, नहीं कर लेता है, तब तक ये पद पर बने रहेंगे, तब तक पद पर बने रहेंगे। ठीक, ये भी बात आपको याद रखना है कि जब तक कि अगला राष्ट्रपति ये नहीं पद आ जाता है तब तक ये पद पर बने रहेंगे। पहला तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही है। पता चलता है कि किसी कारण बस, ऐसे तो लिखा गया है कि इनका चुनाव करा लेना है हर हाल में, इनके कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा लेना है, लेकिन किसी कारण बस यदि हुआ कि नया ये जो है अभी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, तो उस स्थिति में जब तक नया राष्ट्रपति ना पद धारण कर ले, चुन के ना आ जाए, तब तक ये राष्ट्रपति अपने उस पद पर बने रहेंगे, तब तक ये अपने उस पद पे बने रहेंगे। और इसका वर्णन किसमें, इस बात का जिक्र किसमें किया गया है, तो इसी अनुच्छेद 56(1) का ग में, 56(1) की बात कर लें कि 56(1) के ग में यह बताया गया है कि अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि अगला राष्ट्रपति ना आ जाए। ठीक, इसी का इसमें अनुच्छेद 56(1) के ग में इसका जिक्र किया गया है कि नया राष्ट्रपति आने तक वो पद पर बना रहेगा जब तक वो अपना पद नहीं। ऐसे कार्यकाल 5 वर्षीय होता है। हाँ, एक बार यदि कोई राष्ट्रपति बन गया है, एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया है तो वो चाहे तो अगली बार भी राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचित हो सकता है। कोई राष्ट्रपति बना हुआ है तो पुनः निर्वाचित भी वो हो सकता है, वो पुनः निर्वाचित के लिए प्रत्याशी भी बन सकता है। इसका वर्णन जो किया गया है, ये जो बताया गया है अनुच्छेद 57 में, अनुच्छेद 57 में ये बताया गया है कि कोई भी राष्ट्रपति यदि पद पर है वो दूसरी बार राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी के रूप में बन सकता है, यानी पुनः निर्वाचित हो सकता है। इस बात का जिक्र किया गया अनुच्छेद 57 में किया गया है। तो इसे आप समझ गए होंगे कि कोई भी राष्ट्रपति का कार्यकाल या पदावधि कितने वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है। जब तक कि या तो 5 वर्ष की होती है, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति 5 वर्ष से ज्यादा समय के बाद चुनाव किसी कारण में लेट हुआ तो तब तक ये पद नहीं छोड़ेगा, भले 5 साल पूरा हो चुका हो, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जो भी डेट आगे बढ़ता है, तब तक ये पद पे बना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति का नया चुनाव जीत कर कोई आ नहीं जाता है, तब तक रहेगा। और इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद जो है 56(1) के ग में किया गया है। और इसके कार्यकाल की बात करें तो 56 में किया गया है। पुनर्निर्वाचित हो सकता है कोई राष्ट्रपति, दोबारा भी हो सकता है। इसके पुनर्निर्वाचित के बारे में वर्णन जो किया गया है, ये किया गया अनुच्छेद 57 में किया गया है। किसमें किया गया है, अनुच्छेद 57 में किया गया है। इसका पुनर्निर्वाचन कैसे होगा, क्या होगा, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। ठीक, अच्छा, ये तो हुआ राष्ट्रपति के कार्य की बात, कार्यकाल की बात। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि राष्ट्रपति कोई भी है, यदि यह 5 वर्ष तक इनका तो कार्यकाल है, क्या 5 वर्ष के पूर्व भी ये किसी तरीके से पद से हट सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है, ऐसा संविधान में प्रावधान किया गया है। क्या 5 वर्ष से पूर्व भी हटने का कोई प्रावधान है राष्ट्रपति के? तो इनकी 3 स्थिति है। यदि 5 वर्ष से पूर्व ये हटने की कोशिश होती है, 3 तरीके से इनका पद रिक्त हो सकता है। 5 वर्ष से पूर्व, 5 वर्ष से पूर्व 3 तरीकों से इनका पद रिक्त हो सकता है। पहला तरीका क्या है, ये त्याग पत्र दे दें। पहला क्यों त्याग पत्र कर दें या मृत्यु की ही बात कर दें। चलिए, पहला क्या रीजन है, चलिए इनकी यदि मृत्यु हो गई, यदि पद पे रहते मृत्यु हो गई, ठीक, चलिए तो इनका पद तो खाली होना है। उस स्थिति में तो कोई यही आकस्मिक घटना हम कर क्या सकते हैं, यदि मृत्यु हो गई इनकी पद पे रहते ही, तो उस दौरान क्या होगा, पद इनका रिक्त हो जाएगा। ठीक, क्या आप लोगों को, चलिए एक होमवर्क भी आपको दे देते हैं, इसी में आपको बताना है क्या कोई राष्ट्रपति ऐसे हैं
कि जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है? तो आपको ये बताना है कितने राष्ट्रपति कौन है जो पद पर रहते ही उनकी मृत्यु हुई है, ये आपको बताना है। एक है या दो है या कोई नहीं है, ये आपको बताना है, या दो से अधिक है तो कौन कौन है नाम आपको बताना है, 2 लोगों का, 3 लोगों का, जो भी है आपका, इसके बारे में आप जिक्र करिएगा, अगले क्लास में उसका हम चर्चा करेंगे। तो कौन से राष्ट्रपति हैं जो पद पे रहते हैं जिनकी मृत्यु हुई थी? मृत्यु होने पे किनके पद खाली हो सकता है? दूसरा क्या है? ये खुद त्याग पत्र दे दें। दूसरा क्या है? खुद ये त्याग पत्र दे दें। क्या है? त्याग पत्र दे दें। अब बात आई त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र किसको देंगे? तो ये जाने, ये त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। ठीक। यदि अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं कि भाई बीच में इनको नहीं है, किसी कारण बस इनको त्याग पत्र देना है, तो ये त्याग पत्र दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को। और यदि उपराष्ट्रपति इनका त्याग पत्र पाया तो इसकी सूचना सर्वप्रथम वो किसे देगा? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसे देगा? तो इसकी सूचना वो सर्वप्रथम किसको देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष का काम है कि इसे संसद के पटल पर रखवाएगा या उस पर चर्चा करें, जो भी करेंगे। ठीक है। तो इसकी सूचना, ये बात कई बार आया एग्जाम में कि अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देखता है? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल, इसकी सूचना किसको देने का काम करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को। इसकी सूचना तुरंत किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये 2 कारण हो गया, एक तो मृत्यु हो गया, दूसरा इनका त्यागपत्र हो गया कि त्यागपत्र दे करके भी ये पद इनका खाली हो सकता है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि यह यदि संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो इनके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग। महाभियोग, अभी हम चर्चा करेंगे महाभियोग क्या है। तीसरा तरीका इनको हटाने का, महाभियोग। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। और इसका जिक्र कहाँ मिलेगा? तो अनुच्छेद 61 में। किसमें? 61 में। तो 3 कारणों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। पहला कारण क्या हो गया? पहला कारण इनका यदि मृत्यु हो गया तो पद खाली हो सकता है। दूसरा कारण जो है उपराष्ट्रपति, ये दूसरा है कि त्यागपत्र दे दें उपराष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र दे दिए तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और तीसरा कारण है ये महाभियोग का। अच्छा, एक कंडीशन और है, यदि इनकी मृत्यु हो गई तो उस दौरान जो है देखेंगे, मृत्यु के दौरान इनका कार्यवाहक, पता ही होगा कि राष्ट्रपति इन तीनों कारण से, चलिए पहले थोड़ी सी बात कर लें, यदि तीनों कारण से इनका पद रिक्त हुआ, मृत्यु को छोड़ दीजिए, यदि इनका पद रिक्त हुआ तो रिक्त होने की कंडीशन में कौन इनका कार्य देखेगा? इस पे जो है कौन है, तो जो भी बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? कार्यवाहक। क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते यदि इन तीनों स्थिति में से किसी भी परिस्थिति में यदि इनका कार्य समाप्त हुआ या 5 वर्ष से पहले खत्म हुआ तो क्या प्रावधान हमारे संविधान में? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे। अब ये क्या है? ये पद की इनकी रिक्तता की, इसी की बात करते हैं, इनकी पद की रिक्तता की बात करते हैं। रिक्तता के बारे में बताया गया है ये अनुच्छेद 62 में। इसमें चर्चा किया गया है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 में इनके बताया गया है कि जो है किसी कारण से यदि इनकी जो है, हाँ, किसी कारण से अनुच्छेद कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक की बात करेगा, दूसरा अनुच्छेद 65 मिल जाएगा, वो तो बात अलग की है। यदि किसी कारण से इनका पद, अनुच्छेद 62 में क्या कहा गया है? किसी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसको अतिशीघ्र इनका क्या कराना है? अतिशीघ्र जो है हमें इनका चुनाव करा लेना है। अतिशीघ्र राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना है, ये कहा गया है। राष्ट्रपति के जो है पद यदि रिक्त होता है इनमें से किसी भी स्थिति से तो अतिशीघ्र चुनाव करा लेना है, ये अनुच्छेद 62 में कहा गया है। ठीक। लेकिन यदि इनके भी किसी भी कारणवश जो है चुनाव नहीं हो पाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, चुनाव करा लेना अनिवार्य है,
पहला काम क्या है, अतिशीघ्र चुनाव हो जाना चाहिए, अतिशीघ्र चुनाव करा लेना है जितना जल्दी हो सके। और अधिकतम सीमा क्या होती है, अधिकतम कितने समय के अंदर, अधिकतम 6 माह के अंदर, कितने, 6 माह के अंदर। राष्ट्रपति का यदि पद किन्हीं कारणों से यदि रिक्त है, तो कोई अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो इनको अधिकतम जो है 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होता है, अनिवार्य है ये कराना। इसमें कोई भी किसी कारण से, किसी भी कारण से इसमें हिला हवाली नहीं किया जा सकता है, ये अनिवार्य है 6 माह के भीतर कराना। ठीक, तो इन यदि कारणों में यदि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं भी हो पाया किसी कारण से, मान लीजिए चुनाव तो करा ही लेना है, लेकिन यदि 6 महीने तक हम डिले करते हैं, तो 6 महीने के लिए हमारे पास क्या उपाय है कि हम राष्ट्रपति पद को तो खाली नहीं रखा जा सकता है। ठीक, तो यदि हम बात कर लें, यदि राष्ट्रपति का पद यदि खाली रह जा, मतलब खाली होता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का प्रथा है कि उस दौरान क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। कौन बनेंगे, कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, अब क्या होता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता कौन है, तो कौन बनता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति। किसको बनाया जाता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, यदि इन कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली है तो। यदि उपराष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो कौन बनेगा, इनकी अनुपस्थिति में बात कर लें, यदि इनकी अनुपस्थिति में, इनकी अनुपस्थिति में कौन बनेगा, ये नहीं है तो दूसरे नंबर पे कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ये बनेंगे जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो। ध्यान देना है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है, पहला तो है उपराष्ट्रपति, वो जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हो ये राष्ट्रपति की तरह काम करने लगते हैं। यदि इनका पद अनुपस्थित है, ये नहीं है, तो कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यदि यह भी अनुपस्थित है, यह भी अनुपस्थित है, यानी इनका भी पद रिक्त है, तो कौन बनेगा, तो इस दौरान जो है कौन बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं एग्जाम में, काफी आए। एक बार यदि सीरियस होके अच्छे से यदि पूरा राष्ट्रपति पढ़ गए, दोनों वीडियो, फिर एक वीडियो और इस पे बनेगा, 3 वीडियो में ये पूरी कंप्लीट होंगे। यदि अच्छे से पढ़ गए तो उम्मीद है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, लास्ट में कई क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन यहाँ से करा देंगे आपको। चलिए, यहाँ पे कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है, यदि राष्ट्रपति नहीं है पद पे, किसी मृत्यु या त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा उनको हटाया गया, तो क्या होगा, उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं उस दौरान है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है उस समय, तो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश करेगा। कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो भी होंगे वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो अब तक 2 बार तो मौका आ चुका है, उपराष्ट्रपति तो ये बन चुके हैं कई बार जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसा है कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हो, जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया हो, क्या ऐसा कोई है अभी तक, तो कौन है वो। इस कारण से, इस तरीके से कौन है जो अब तक ये बना हुआ है, किसी का नाम हो तो बताएं। चलिए, कौन है देख लेते हैं, किसका नाम है, यम हिदायतुल्लाह, यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है, यम हिदायत मोहम्मद हिदायतुल्लाह,
मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, कौन बने हैं? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये बने थे जो है, कब जो बने थे? तो ये बने थे 20 जुलाई 1969 से। कब से बने थे? 20 जुलाई 1969 से ये बने थे जो है, अगस्त तक थे ये जो है, 24 अगस्त तक। 24 अगस्त 1969 तक, ये इतने समय तक के लगभग 1 महीने के लिए ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये बने थे। कब, किसके दौरान बने थे? क्यों ऐसा नौबत आया था? तो आपने देखा था कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी जो है 1969 में, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी, तो जाकिर यहाँ पे जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी, जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई यही 1969 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी। निधन के बाद जब इनका निधन हुआ तो उस समय वीवी गिरी जो है क्या थे? वीवी गिरी जो है उपराष्ट्रपति थे। वीवी गिरी क्या थे? ये उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति। और जब ये उपराष्ट्रपति के रूप में थे तो उसी समय फिर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे करके ये राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिए। जब ये भी इस्तीफा दे दिए तो उसके बाद में ऑप्शन बचा कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। उसी दौरान जो है यम हिदायतुल्लाह यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। 20 जुलाई 1969 को बने थे, 24 अगस्त 1969 तक थे, तब राष्ट्रपति चुन करके आ गए फिर से, तब जा करके ये फिर से राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। ठीक, तो इनका कार्य हो जाता है। ये आप समझ गए होंगे। मुख्य बात आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, फिर भी वो नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक, और यम हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, एकमात्र है, इस बात को भी याद रखना है। एकमात्र है, ये एकमात्र हैं जो अब तक जो है बन चुके हैं इस तरीके से कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। ठीक, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, एक बात और आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि अब मान लीजिए चाहे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, कोई भी लोग बन गए, चाहे आपके उपराष्ट्रपति साहब बन गए, नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हो, चाहे वरिष्ठतम न्यायाधीश बने हो, तो यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार, यदि उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उपराष्ट्रपति यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो जो वेतन भत्ते सुविधाएं हैं, विशेषाधिकार हैं, ये वेतन भत्ते या अन्य विशेषाधिकार किसका मिलेगा? वेतन इनको किनका मिलेगा? राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति के पद का या दोनों के पद का? किसका मिलेगा? किसका मिलेगा? तो ये क्वेश्चन कई बार आया। तो ये उपराष्ट्रपति के पद का कुछ नहीं पाएंगे, सब कुछ किसका पाएंगे? राष्ट्रपति के पद का। किसका मिलेगा वेतन भत्ता? राष्ट्रपति के पद का। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है कि उस दौरान किसके पद का मिलेगा, तो उस दौरान जो है वेतन भत्ते एवं जितने भी विशेषाधिकार हैं ये सब के सब किसका मिलेगा? उपराष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति के पद का पाएंगे। उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं पाएंगे। एक ही वेतन नहीं पा सकते हैं, चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, लेकिन जब कार्य करते हैं राष्ट्रपति की हैसियत से तो जो भी वेतन भत्ते हैं ये सब के सब किसका मिलेगा? राष्ट्रपति के पद का। सारी सुख सुविधाएं जो भी राष्ट्रपति को मिलता है वो इनको मिलेगा उस दौरान। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि वेतन भत्ता किसका मिलता है, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते दिए जाएंगे जब तक कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक, तो ये है, इनको अपने पद का नहीं मिलेगा, याद रखिए, ये अपने पद का, उपराष्ट्रपति के पद का कुछ नहीं पाएंगे। और ना ही ये जो है ऐसे भी ये वेतन भत्ता किसके पद के रूप में पाते हैं? राज्यसभा के जो है, इनके राज्यसभा का जो है सभापति के रूप में वेतन भत्ते प्राप्त करते हैं, जो भी इनका है। ये तो बात करेंगे इनकी, तो वहां पे हम बात करेंगे। तो इसलिए ये इस दौरान है तो उपराष्ट्रपति के पद का कुछ नहीं होगा, इनको राष्ट्रपति के पद का मिलेगा सारी सुख सुविधाएं। ठीक, जब तक के पद पर हैं।
चलिए आगे हमने बात किया था, अभी आपसे बोला कि आगे हम लोग बात करते हैं जो है महाभियोग की। इसमें रह गया था कि महाभियोग, हाँ, तो यही पे यदि वेतन भत्ते के साथ साथ में आई जाते हैं कि वेतन भत्ता मिलता कितना है, ये भी देख लें। फिर महाभियोग को हम देखते हैं कि वेतन भत्ते इनको मिलते कितने हैं राष्ट्रपति साहब को, ये भी देख लेते हैं। फिर महाभियोग क्या है उसकी चर्चा करते हैं। पहले वेतन भत्ता इनको मिलता कितना है, क्या मिलता है वेतन के रूप में, तो इसका वर्णन पहले तो कहाँ हुआ है, इनके वेतन कितने मिलते हैं, इनका राष्ट्रपति का वेतन या भत्ता या जो भी सुविधा का है, वेतन भत्ता एवं विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, ठीक, ये किसका मिलता है, इनका जो है किसी को परिलब्धियां भी कहते हैं, इनके वेतन भत्ते या परिलब्धियां जो भी हैं किसका मिलता है। तो इसका वर्णन जो है पहली बात तो है कहाँ, तो अनुच्छेद 59(3) में है। किसमें है, अनुच्छेद 59(3) में इसका वर्णन किया गया है कि इसके वेतन भत्तों का जिक्र कहाँ पे किया गया है, राष्ट्रपति को जो भी मिलेगा ये अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। क्या लिखा गया अनुच्छेद 3 में, ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो भी बिना किराए दिए शासकीय आवास का उपयोग करेगा और ऐसे वेतन भत्ते प्राप्त करेगा जो समय समय में संसद द्वारा जो है नियमित, संसद द्वारा नियत किया जाएगा। यानी कि इनका जो भी वेतन भत्ता है, इसमें बताया गया इस अनुच्छेद में कि जो संसद इनका निर्धारित करेगा, संसद जो नियत करता है, कानून के द्वारा नियत करता है कि इनका वेतन कितना मिलेगा, इनको सुविधाएं क्या होंगी, सारी सुविधाएं जो भी है इनका संसद द्वारा नियत किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, संसद द्वारा इसे निर्धारित किया जाता है आपको कि इनका निर्धारित किया जाता है, संसद निर्धारित करता है कि इनका वेतन भत्ता क्या होगा, जो भी निर्धारित करेगा वो इनके अनुसार मिलेगा। इनका आवास जो है, आवास जो भी शासकीय आवास होगा बिना किराए दिए आवास का उपयोग करेंगे और संसद द्वारा जो भी इनका दिया जाएगा वो इनको निर्धारित किया जाएगा। हाँ, दूसरी चीज है कि इनका जो है वेतन भत्ता जो भी दिया जाता है किससे दिया जाता है, पहली बात तो भी आता है इनका जो वेतन भत्ता किससे दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से। किससे, भारत की संचित निधि से, संचित निधि से किससे दिया जाता है, भारत की संचित निधि। बात करेंगे जब हम निधि पढ़ेंगे उस वहाँ पे संचित निधि क्या है, जो भी सरकार का जो है एक प्रकार से जो भी खजाना है कह सकते हैं संचित निधि है, इससे ही दिया जाता है, जो भी टैक्स वसूला जाता है या इकट्ठा किया जाता है वहीं दिया जाता है। ठीक है, तो भारत की संचित निधि से यह मिलेगा। बात करेंगे संचित निधि पे कभी आराम से। तो ये संचित निधि से इनका वेतन दिया, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से दिया जाता है, संचित निधि की, भारत की संचित निधि से इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक, और वेतन वर्तमान में है कि हाँ कितना इनका राष्ट्रपति का वेतन कितना है वर्तमान में, वर्तमान में जो है वर्तमान में वेतन कितना इनका, तो वेतन कितना है 2018 में संशोधन हुआ था इनका, इसके पहले तो कम था, 2018 में संशोधन किया गया था इनका जो है वेतन भत्ता संशोधन नियम 2018 के अनुसार इनका जो है ये 2018 के अनुसार इनका कितना किया गया, 5 लाख, कितना है 5 लाख, ये 2018 में संशोधन हुआ था, उसके पहले कम था इनका जो है। ठीक, तो अब जो है इनका वेतन कितना है 5 लाख रुपए। ठीक, जब तक ये पद पर है 5 लाख रुपए, अन्य सुविधाएं और जो भी ये पैसा इनको मिलेगा वेतन, ये क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। क्या होगा, टैक्स फ्री, ये भी याद रखना, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, इनके वेतन पर जो है टैक्स नहीं लगेगा, आयकर से फ्री होंगे ये, आयकर इन पे नहीं लगेगा। ठीक है, टैक्स फ्री यानी कि आयकर इनको नहीं देना होगा, आयकर से मुक्त है, आयकर से मुक्त होंगे ये, टैक्स फ्री होंगे ये। 5 लाख तक इनका 5 लाख क्या है वेतन है, 2018 में संशोधन हुआ था, तो 5 लाख इनका वेतन है। और यदि ये जब पद से हट जाते हैं, यानी कि जब इनका पद समाप्त हो जाता है या कार्य मुक्त हो जाते हैं, उस दौरान पद छोड़ने के बाद इनको पेंशन कितना मिलता है, इनको पेंशन क्या मिलेगा, कितना मिलता है, तो जो भी वेतन होता है उसका 50%, कितना, उसका 50%, यानी 5 लाख है तो करीब कितना मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, कितना मिलेंगे, 2.5 लाख रुपए इनको जो है
ये जो है 5 लाख रुपए इनका वेतन है और 2.5 लाख रुपए इनकी पेंशन होगी पद छोड़ने के बाद। ठीक, पद छोड़ने के बाद इन्हें पेंशन मिलेगा। हाँ, एक और भी याद रखिए, यहीं पे एक जिक्र किया गया है एक और अनुच्छेद का, अनुच्छेद 59(4) का। क्या कहा गया 59(4) में? अनुच्छेद 59(4) का भी जिक्र किया गया। क्या जिक्र किया गया इसमें? इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति यदि जब तक के जो है पद पर हैं, राष्ट्रपति के पद पर रहते ही पदावधि के दौरान इनके वेतन भत्ते या विशेषाधिकार कम नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है। जो भी इनको वेतन भत्ता मिलता है, अनुच्छेद 59(4) में कहा गया है कि वेतन भत्ते या विशेषाधिकार परिलब्धियां जो भी इनका है वो किसी भी कारण से कम नहीं किया जा सकता है, ताकि क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि राष्ट्रपति क्या हो, स्वतंत्र रूप से काम हो, संसद के दबाव में ना आए कि संसद इनका वेतन कम कर देगा, उनके खिलाफ कोई चीज जैसे कार्रवाई या एक्शन लेते हैं तो इस वजह से ऐसा किया गया कि इनके पद के रहते समय नहीं कर सकते हैं। जो भी संशोधन होगा अगले राष्ट्रपति से शुरू होगा, जो वर्तमान में है उनके ऊपर कोई चीज लागू ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ये इनके वेतन भत्ते की बात है यहाँ पर। ठीक, तो वेतन भत्ता हो गया और इनका जो है कहानी हो गई यहाँ तक। अब हमारी एक पॉइंट हम लोगों की बची है, क्या? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, क्या बचा है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये महाभियोग क्या है इसकी चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, समझने के लिए भी यह जरूरी है। चलिए, हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग ये तो शब्द बार बार हर किसी को पता है, ज्यादातर यहाँ से लोग पूछते हैं महाभियोग क्या है या इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद किसमें है? अनुच्छेद 61 में। किसमें है? अनुच्छेद 61 में बताया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अभी हमने चर्चा किया था कि राष्ट्रपति को 3 कारणों से पद खाली हो सकता है। कौन कौन? एक तो उनकी मृत्यु हो जाए, दूसरा खुद त्याग पत्र दे दें, ठीक, और तीसरा जो है ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग इनके पे लगा करके पद से हटा दिया जाए। ठीक, तो महाभियोग है क्या, ये लाता कौन है, कैसे है, इसकी चर्चा हम करेंगे। इसमें जो है ये क्या है, तो महाभियोग क्या है एक लाइन में पूछा जाए तो कई बार एग्जाम में आया। क्या है महाभियोग? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग क्या है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या कोई लोग बता सकते हैं इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? इसकी चर्चा भी आप पूरे महाभियोग समझने के बाद लास्ट में आप समझेंगे क्यों इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा गया है। क्यों न्यायिक क्यों नहीं है? यदि कोई संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके साथ जो है उसे पद से हटाए जाने की प्रक्रिया को हम न्यायिक पूर्णतः क्यों नहीं कहते, पूर्ण न्यायिक, अर्ध न्यायिक क्यों कहते हैं? इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। अब पहले समझ लें कि महाभियोग है क्या। महाभियोग पहले समझ लें ये है क्या। अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान क्या है? सबसे पहले महाभियोग लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? महाभियोग लाने के लिए संसद का कोई भी सदन पहले संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। क्या होगा? संसद का कोई भी सदन का मतलब क्या है? दो ही है, या तो लोकसभा राज्यसभा या उच्च सदन निम्न सदन। क्या कह सकते हैं? उच्च सदन या निम्न सदन। आपको पता होगा उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। ठीक,
तो उच्च सदन या निम्न सदन, इसमें से किसी भी एक सदन में, संसद का कोई भी सदन चाहे कहीं से भी लाए। कई बार क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है पहली बार, तो किसी भी सदन में लाया सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी में। तो संसद का कोई भी सदन इन पर एक आरोप लगाएगा, क्या लगाएगा? संविधान के अतिक्रमण का। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर, लिख देते हैं, संसद का कोई भी सदन जो है राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का, संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। पहला कंडीशन क्या है इनका कि संसद के महाभियोग लाने का तरीका क्या है? पहला काम होता है संसद का कोई भी एक सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, यह संविधान पर अतिक्रमण का आरोप लगाएगा कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया, या संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा। अब यह आरोप लगाने के लिए नहीं है, आरोप लगा दिए गए तो यह आरोप लगाने के कुछ शर्त है। क्या क्या शर्त है आरोप लगाने के लिए? आरोप लगाएंगे कैसे? तो आरोप लगाने के इनकी शर्त है। क्या शर्त है इसमें याद रखिएगा, इनकी 2-3 शर्तें हैं। पहला शर्त क्या है कि जो भी आरोप होगा वो संकल्प पत्र के रूप में होना चाहिए। आरोप क्या होना चाहिए? आरोप संकल्प पत्र के रूप में होना चाहिए। क्या है? संकल्प पत्र जो है ये आरोप संकल्प पत्र के रूप में होना चाहिए। और जो भी ये संकल्प पत्र होगा, संकल्प पत्र होना चाहिए। और इसका क्या कंडीशन है? दूसरा, संकल्प पत्र का होना का मतलब क्या है कि यह क्या होगा? दूसरी कंडीशन है 14 दिन पूर्व, जिस दिन आप जो है ये आरोप पत्र लाते हैं, इनके खिलाफ जो भी लगाते हैं, 14 दिनों के पूर्व, ठीक है, कम से कम याद रखना है, कम से कम 14 दिन के पूर्व, 14 दिनों के पूर्व, या कम से कम 14 दिन के पूर्व इसका लिखित रूप से राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। लिखित रूप में से सूचना देना होगा। किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। ठीक है, कम से कम क्या करना है? 14 दिनों के पूर्व, कम से कम 14 दिनों की पूर्व लिखित सूचना देने के बाद ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। कम से कम 14 दिन पूर्व, कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित रूप में राष्ट्रपति को सूचना। यानी कि पहले देखते थे महाभारत रामायण में जब बाण छोड़ा जाता था तो एक बार कहा जाता था सावधान, यानी कि आप सावधान हो जाओ बाण छोड़ रहे। तो वही इनको सावधान करने के लिए 14 दिनों के पूर्व क्या होता है? लिखित में सूचना देना होता है। अब लिखित में सूचना देंगे तो सूचना भेजने के लिए लिखित में कितने लोगों की उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए? तो ये भी फिक्स है कि प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम प्रस्ताव की सूचना पर क्या है? कम से कम 1/4, ठीक है, क्या है? 1/4, ठीक है, कम से कम 1/4 जो है सदन के, जिस सदन में लाया जा रहा है ये भी याद रखना है, उस सदन के जो है सूचना पर, उस सदन के, इस पॉइंट को लिख दें, उस सदन के जिस सदन में लाया गया, लोकसभा लाया गया तो लोकसभा के 1/4, राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा के जितने मेंबर हैं उनकी 1/4, उस सदन के 1/4 यानी 1/4, 1/4 सदस्यों का, सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए।
ठीक है, हस्ताक्षर होना चाहिए। दो बातें आपको ध्यान हो गया। पहला चीज क्या है, आरोप पत्र जो संकल्प के रूप में लाएंगे उस पर कम से कम जो है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को आपको सूचना देना होगा, और प्रस्ताव जो भी लाएंगे सूचना भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, उस पर जो है उस सदन के जिस भी सदन द्वारा भेजा गया है उस सदन के 1/4 जो है सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो जाता है, फिर क्या होता है कि सदन के कुल सदस्यों का, अब जो भी संकल्प हुआ, अब तीसरा क्या होगा, ये जो संकल्प लाया गया, ये सूचना भेजा गया, ये किया गया, या प्रस्ताव, संकल्प कर प्रस्ताव को लाया गया, तो क्या होगा, जब ये वोटिंग होगी उसके बाद जिस भी सदन में आता है तो उस सदन में कम से कम जो है 2/3 बहुमत द्वारा, जिस सदन में लाया गया उस सदन के 2/3 क्या है, 2/3 सदस्यों के द्वारा, सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जो भी आरोप पत्र लाया गया या संकल्प पत्र लाया गया पारित होना चाहिए, किसके द्वारा, अब मान लीजिए राज्यसभा में है तो राज्यसभा के जितने कुल सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत द्वारा इसे पारित होना चाहिए, ठीक, या लोकसभा के जितने सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत द्वारा ये पारित होना चाहिए। तब जाकर के एक सदन में माना जाएगा कि राष्ट्रपति के खिलाफ संविधान के अतिक्रमण के चलते इनके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। अब ये पारित यहाँ से होगा, तब यहाँ से पारित होने के बाद फिर ये कहाँ जाएगा, एक सदन में पारित होने के बाद आरोप पत्र दूसरे सदन में जाएगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। संसद का कोई भी सदन ये ला सकता है, पहला चीज, और राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाएगा, उस आरोप लगाने के लिए संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, उसको 14 दिन पहले इनको सूचना दिया जाएगा, ठीक, राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद जिस भी जो है सदन द्वारा लाया जाएगा उसके 1/4 सदस्यों का इस पे जो है सूचना पे हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद उस सदन में जो बहस होगी इस पे, मतलब जब भी इस पे बहुमत तो वोटिंग होगा तो 2/3 सदस्यों द्वारा इन संकल्प पत्र पे वोटिंग होनी चाहिए, इनके आरोप पत्र पे साबित इनके विपक्ष में देना होगा कि हाँ इन पे इन्होंने संविधान का अतिक्रमण किया है, इसके लिए इन पे ये पारित किया जाता है जो है कि महाभियोग। तब जाके जब ये पारित होगा, अब क्या होगा, अब दूसरी कंडीशन, अब ये पहुंचेगा कहाँ पर, दूसरे सदन। कहाँ पहुंचेगा ये महाभियोग की प्रक्रिया इनकी, दूसरे सदन में। क्या होगा, अब ये पहुंचेगा कहाँ पर, दूसरे सदन में जाएगा, और जब ये दूसरे सदन में, एक सदन में पारित होने के बाद, एक सदन में पारित होने के बाद यह दूसरे सदन को भेजा जाएगा, दूसरे सदन यह दूसरे सदन को, एक सदन में पारित होने के बाद क्या होगा, यह आरोप पत्र आगे जांच के लिए दूसरे, एक सदन में पारित होने के बाद यह आरोप पत्र दूसरे सदन में जांच के लिए जाएगा, किसके लिए, जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, ये दूसरे सदन में कि जो आरोप लगाया गया है ये सही है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए जाता है दूसरे सदन, ठीक है, दूसरे सदन में जांच के लिए भेजा जाता है, ठीक, दूसरे सदन में जब जाएगा तो वहां पे एक राष्ट्रपति को एक अधिकार दिया गया है कि इस पे सफाई देने के लिए, यहाँ पे जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में स्वयं अथवा किसी के द्वारा वो स्पष्टीकरण दे सकता है राष्ट्रपति, दूसरे यहीं पे लिखेंगे, दूसरे सदन में, जैसे मान लीजिए लोकसभा में पारित हुआ फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में यदि पहली बार पारित हुआ तो लोकसभा में जाएगा, तो दूसरे सदन में जो है, दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या
अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यदि स्वयं जाए या तो वो खुद वहां पे दूसरे सदन में, या तो अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण या अपने बचाव में, वही कल है, बचाव में वो दलील पेश कर सकता है, स्पष्टीकरण दे सकता है। वो चाहे तो जो आरोप लगा है उस आरोप को जो है गलत साबित करने के लिए अपना स्पष्टीकरण दे सकता है या अपना बचाव कर सकता है। स्वयं भी कर सकता है या प्रतिनिधि भेजकर किसी को वो अपना बचाव कर सकता है। लेकिन ये भी वो स्पष्टीकरण दे सकता है। फिर भी यदि जांच के बाद द्वितीय सदन भी जो दूसरा सदन है, यह भी जांच करने के बाद द्वितीय सदन भी इस प्रथम सदन की भांति अपने कुल सदस्यों के जो भी सदन के कुल सदस्य हैं, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 वही जिसमें वो होता है 2/3 बहुमत से यानी जितने सदस्य हैं उनकी 2/3 बहुमत से, 2/3 सदन 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है, इसको जो है 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो क्या होगा? तो उसी समय राष्ट्रपति के महाभियोग मान लिया जाएगा। इसने भी यदि बहुमत स्वीकार कर लिया तो उसी दिन से राष्ट्रपति अपने पद से हटा दिया जाएगा। क्या होगा? जैसे ये भी मान लिया कि जो प्रथम सदन द्वारा आया था वो सही है, तो उसी दिन से क्या होगा? तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद से, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। समझ गए होंगे इस बात को। तो यदि प्रथम सदन की कहानी समझ गए, प्रथम सदन में 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाएगा, उसके बाद में जो है उसके लिखित एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर के साथ में वो सूचना भेजा जाता है। उसके बाद वोटिंग होती है, वोटिंग में 2/3 लोग वहाँ पारित कर देते हैं। तो उसके बाद दूसरे सदन में जांच के लिए जाएगा। इस जांच के दौरान जो है राष्ट्रपति स्वयं या अपना कोई प्रतिनिधि भेज करके वहां पर हाजिर हो सकता है कि यह जो है ऐसा काम है कि अभी बचाव में कुछ कह सकता है, स्पष्टीकरण दे। फिर भी यदि जांच के बाद द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भांति ही इसे पारित कर दिया 2/3 बहुमत से कि नहीं ये आरोप सही है, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, यानी इनको पद से हटा दिया जाएगा तुरंत के तुरंत। और फिर जैसे हटेगा कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति जो भी होगा। लेकिन एक कहानी है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग लगा है भारत में? नहीं, लाया भी नहीं गया, ऐसा प्रोसेस भी नहीं अभी तक आया किसी के ऊपर। ठीक है, इस बात को याद रख लीजिएगा नोट में। क्या याद रखना है? अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक, इस बात को ध्यान रखना आपको। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। ठीक, तो इन चीजों से आप समझ गए होंगे कि महाभियोग है क्या। तो ये है राष्ट्रपति को पद से हटाने का एक पद्धति है, तरीका है, और इसमें कैसे लाया जाता है समझ गए। किसी भी सदन में पहले राष्ट्रपति पे
संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाया जाता है और आरोप लगाने से पहले उसे 14 दिन पहले जो है पूर्व 1/4 सदस्यों द्वारा लिखित में सूचना भेजी जाती है। उसके बाद उस पर वोटिंग होती है, 2/3 बहुमत से पास हुआ एक सदन से तो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में राष्ट्रपति वहां पे पहुंच करके अपना बचाव कार्य कर सकता है। नहीं भी बचा तो दूसरा सदन भी यदि पास कर दिया तो तुरंत राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। ठीक, अब हमने एक बात यहाँ पे छोड़ी थी आपको कि इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग कौन ले रहा है, भाग कौन ले रहा है, तो दोनों सदन के सदस्य ले रहे हैं, लोकसभा या राज्यसभा, यही ले रहे हैं ना, लोकसभा राज्यसभा। और इसमें कौन से, जो मनोनीत सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य, सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सभी सदस्य कौन भाग लेते हैं, सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, उसमें चाहे क्या हो, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक, अब इसी बात को आपको ध्यान देना है, कह रहा चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत सदस्य हो, यह भी भाग लेते हैं। अब इसके महाभियोग में तो ये भाग लेते हैं, लेकिन क्या मनोनीत सदस्य जो है इसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? चुनाव जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें मनोनीत लोग भाग लेते हैं, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। लेते हैं कि नहीं लेते हैं, देख लीजिए, वीडियो अच्छे समझ जाएंगे कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है। तो मनोनीत सदस्य जो भी लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत मेंबर हैं, ये लोग भाग इसके निर्वाचन में भाग तो नहीं लिए थे, में नहीं भाग लेते हैं, ये निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, तो बताइए हटाने में क्यों भाग लिए? तो ऐसा है प्रावधान, इस वजह से भी कहा जाता है क्या है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। जिसने चुना नहीं वो हटा कैसे रहे हैं, तो इसलिए हटाने में तो भाग लेते हैं, तो इसलिए ये कारण। दूसरा भी कारण क्या है, पहला के ये हो गया, दूसरा आप देख रहे हैं इसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, निर्वाचन में जो है राज्यसभा, ये जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं ना, निर्वाचित सदस्य निर्वाचन में राष्ट्रपति के, किसके, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभा माने केंद्र शासित राज्य दो है, दिल्ली और पुदुचेरी भी, दिल्ली और पुदुचेरी, इन दोनों के भी सदस्य तो भाग लेते हैं ना इनके चुनाव में। लेकिन क्या ये दोनों सदस्य जो है इनके महाभियोग में भी भाग लेते हैं? नहीं, महाभियोग में कौन लेता है, केवल लोकसभा राज्यसभा, ये विधानसभा का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो क्या है, ये क्वेश्चन आता है बार बार, कौन ऐसे सदस्य हैं जो इसके निर्वाचन में तो भाग लेते हैं पर महाभियोग में नहीं भाग लेते हैं? तो राज्य विधानसभा के और दिल्ली पुदुचेरी सहित केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी के दो राज्य हैं, ये भी है, इस पे भी हमने चर्चा किया पिछले क्लास में। निर्वाचन, दिल्ली पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये लोग भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में तो भाग लेते हैं परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ठीक, आप समझ गए होंगे। चुनाव करने के लिए तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और दिल्ली पुदुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश के, इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो बाकी जो है महाभियोग में इनका भाग रोल नहीं होता है, इस वजह से भी इसे न्यायिक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है कि निर्वाचन में भाग लिए, महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ऐसे ही ये जो है
जो मनोनीत सदस्य हैं लोकसभा राज्यसभा के, जैसे पता ये भी बात करेंगे राज्यसभा में, जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे, यहाँ 12 लोग मनोनीत होते हैं, यहाँ 2 होते थे आंग्ल भारतीय, इनको तो हटा दिया गया। तो ये मनोनीत वाले इसके चुनाव में भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के, लेकिन महाभियोग में ये भी भाग लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कौन है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है पर महाभियोग में भाग लेता है, तो वो कौन है? तो वो लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं, नामित सदस्य हैं जो मनोनीत किए गए हैं, जिनका नाम जो है नामित किया गया था इनको। ठीक, ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो इसी वजह से इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है महाभियोग को। ठीक, चलिए अब चलते हैं, एक बात और समझते हैं, लास्ट पॉइंट इसकी आज की। एक पॉइंट क्या समझना है कि आप लोगों में पता ही होगा महाभियोग की प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। किससे लिया गया है? अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। तो जो देख लिया क्या अमेरिका से लिया गया है, लेकिन हमारे महाभियोग में और अमेरिका के महाभियोग में बहुत सारा अंतर है। क्या अंतर है? कुछ अंतर की बात कर लेते हैं। भारत में महाभियोग कैसे होता है और अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में हमने लिया क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन भारत के महाभियोग और अमेरिका के महाभियोग में अंतर है। क्या अंतर है इनमें? पहला अंतर, सबसे पहला अंतर क्या है इनमें कि जो भारत में है किस आधार पर लगता है? तो एक आधार है केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर। किस आधार पर? संविधान। ठीक है, किस आधार पे लगता है? तो देखिएगा किस आधार पे लगता है? तो संविधान के, केवल संविधान के अतिक्रमण। थोड़ा तुलना कर लें अमेरिका और इसमें लेकर महाभियोग की क्या बातें हैं, तो इसे तुलनात्मक देख लें। केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर लगता है, के आधार पर। किस आधार पे? संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इन पे महाभियोग लगता है भारत में। और अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में कई आधार पे लगते हैं। अमेरिका में क्या है? इनकी कई आधार पे लगते हैं, कई आधार इनका है। आधार जैसे रिश्वत लेना। दूसरा यदि बात कर लें राजद्रोह। ठीक, तीसरा राजद्रोह के साथ में यदि बात करें, राजद्रोह है और रिश्वत लेना है, बड़े अपराध हो, दुराचार या बड़े अपराध आदि, इन मामलों पे क्या होता है? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति पे जो है राजद्रोह, ये जो है महाभियोग लाया जा सकता है। वही से हमने लिया। हमारे यहाँ क्या है? संविधान के अतिक्रमण के आधार को ही बनाया गया है। दूसरा क्या अंतर है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ क्या होता है? यह संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जाता है। इन पे महाभियोग क्या है? संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक, संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है। हमारे यहाँ महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे उच्च सदन में हो, चाहे निम्न सदन में हो। लेकिन ये जो है अमेरिका में जो क्या है, इसका प्रारंभ कहाँ होता है? अमेरिका में कहाँ होता है? इसमें केवल निम्न सदन में लाया जाता है, प्रारंभ होता है। जाएगा दोनों सदन में, लेकिन प्रारंभ कहाँ होगा? केवल निम्न सदन में प्रारंभ होता है। अमेरिकी संविधान में केवल निम्न सदन में महाभियोग प्रारंभ होता है, और भारतीय संविधान में केवल नहीं, दोनों सदन में से जहां पर भी लाया जा सकते हैं। तीसरा अंतर क्या है? इसमें कहीं भी न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। भारत में क्या है? कहीं भी न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उसका इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है।
हस्तक्षेप नहीं है, नहीं होता है। लेकिन अमेरिकी संविधान में क्या है? न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसमें भाग लेता है। कब लेता है? यही काम होता है कि यही काम होता है जब यह आरोप लाया जाता है। पहली बात, जब यह इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भाग लेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश भी भाग लेता है, भाग लेता है। कैसे लेता है थोड़ी सी समझ लें। अब ये जब क्या होगा कि जो है, जब यह लाया जाएगा निम्न सदन में, जो वहां की निम्न सदन है, अमेरिका की जो निम्न सदन है, निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। जो यहाँ की निम्न सदन है इसे प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा। अमेरिका की निम्न सदन को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा। जब प्रतिनिधि सभा में लाया जाएगा ये महाभियोग, तो वहां पे प्रतिनिधि सभा में जलाया जाएगा, तो यहाँ के सदस्य क्या करते हैं? एक न्यायिक समिति बनाते हैं, न्यायिक समिति बनाई जाती है, न्यायिक समिति। अब ये न्यायिक समिति जो है जांच करती है राष्ट्रपति के, जो है कि महाभियोग जांच करेगी कि क्या इस पे महाभियोग लाने लायक है कि नहीं है, सही है कि गलत है, इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं ये सब, इसमें क्या सच्चाई है। प्रतिनिधि न्यायिक समिति बनेगी, उसमें जो मेंबर होंगे वो क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच करने के बाद दूसरी बात, इसके कहाँ पहुंचेगा? ये कहाँ पहुंचेगा? तो सीनेट में पहुंचेगा। सीनेट, सीनेट जो वहां की उच्च सदन है, सीनेट को ही हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। उच्च सदन में जाएगा, उच्च सदन को वहां पे हम सीनेट कहते हैं। जांच के बाद यदि इसमें सही पाया जा रहा है तो ये पहुंचेगा उच्च सदन में, और जैसे सीनेट में पहुंचेगा तो जब सीनेट के मेंबर, सीनेट के जो भी, जब सीनेट में भेजी जाएगी तो सीनेट में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है? इनका जो मुख्य न्यायाधीश है ये सीनेट की अध्यक्षता करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करेगा कि अब क्या जांच इनका सही है कि गलत है। और जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है अध्यक्षता करने के बाद भी ये, यदि दोनों सदन से 2/3 बहुमत से पास हो गया इनका भी कि हाँ राष्ट्रपति पे ये महाभियोग का प्रस्ताव साबित होता है दोनों सदन से, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करेगा सीनेट की उच्च सदन की, याद रखना है ये। और इसमें तो यहाँ पे न्यायिक समिति बनती है, वो जांच करती है, और दोनों से जब पास हो जाए 2/3 बहुमत से, तब उसी दिन से राष्ट्रपति का पद क्या होगा? उसी दिन से वहां पर भी, या उसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, उसी समय राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाता है, रिक्त माना जाता है उसी समय वहां पर। तो ये आपका देखते हैं बेसिक सा अंतर एक और है। और भी एक बात ध्यान रखना है कि क्या याद रखना है? दूसरी बात कि जो है चौथा कि अब तक भारत में, अब तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, महाभियोग लाया ही नहीं गया है, लाया नहीं गया है, नहीं गया है कहीं भी, अब तक किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लाया ही नहीं गया। लेकिन अमेरिका में लाया गया है। कितने लोगों पे? 3 लोगों पर, यहाँ पर 3 लोगों पर लाया गया है, लाया गया है, 3 लोगों पर लाया गया है। कौन कौन है? यदि नाम भी यदि देख लें, लाया तो गया है तीनों लोगों पे। किसके किसके ऊपर लाया गया है? तो एंड्रयू जॉनसन पहले व्यक्ति हैं, एंड्रयू जॉनसन पहला किस पे लाया गया था? एंड्रयू जॉनसन पर। कब लाया गया था? 1864 में। कब लाया गया? 1864 में पहली बार लाया गया था। एंड्रयू जॉनसन राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर। दूसरा किसके ऊपर लाया गया है? तो दूसरे हैं जो है रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन, रिचर्ड निक्सन
रिचर्ड निक्सन। इन पे कब लाया गया था? तो इन पे 1974 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1974 में लाया गया, 1974 में लाया गया। और तीसरे कौन थे? तीसरा जिन पे महाभियोग लाया गया, तो तीसरा है विल, जो है बिल क्लिंटन। इसके ऊपर बिल क्लिंटन, बिल क्लिंटन, क्लिंटन, बिल क्लिंटन के ऊपर कब लाया गया? तो ये 1998 में लाया गया, 1998। तो अमेरिका में 3 लोगों पे राष्ट्रपति पर, 3 लोग राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग लाया जा चुका है। पहला एंड्रयू जॉनसन 1867 में, दूसरा रिचर्ड निक्सन 1974 में, तीसरा बिल क्लिंटन, ये 1998 में इनके ऊपर लाया गया। लेकिन किसी पर भी साबित नहीं हो पाया था, ये भी याद रखना है। लाया तो गया 3 लोगों पर किसी पर भी आरोप साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। इस बात को ध्यान रखना। किसी 3 लोगों पर आया आरोप, किसी पर साबित नहीं हुआ। इन लोगों पे तो अंतिम चरण में ये यानी सीनेट में जब पहुंचा तो वहां पे साबित नहीं हो पाया। रिचर्डसन तो बाद में ही जब आया आरोप, उसके पहले इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तो ये इन पे आया, लेकिन उसके बाद यहाँ तक पूरी प्रक्रिया हुई ना, उसके पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो किसी पर जो है ये साबित नहीं हो पाया था इसमें भी। तो भारत में किसी पर लाया ही नहीं गया अभी तक, यहाँ तो लाया गया था और यहाँ साबित नहीं हुआ। देखते हो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप पर भी पिछली बार जो है लाया गया था, इनका प्रावधान शुरू किया गया था इन पे भी, लेकिन वो भी पहुंचा नहीं, वो पहले ही बाहर हो गया यहाँ पर भी कहानी। ठीक है, तो इसलिए देख रहे हैं 3 लोगों पे तो जो बहस शुरू हो गई थी, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। तो ये है महाभियोग की कहानी। तो हमें इन बातों में बसे, तो आपको जानकारी के लिए अमेरिकी संविधान से तुलना करके दे दिया गया कि हम लोगों ने देशों से, अन्य देशों से अपने संविधान में कुछ चीजें लिया तो है बहुत कुछ, लेकिन उसमें संशोधन करके लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान तैयार किया गया था। लेकिन उसमें सब कुछ हुबहू नहीं रखा गया किसी संविधान से कि सीधे उठा के कॉपी कर दिया गया, नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है। अपने संविधान में क्या है कि सब कुछ इसमें सही तरीका क्या है, ऐसा प्रोसेस बना करके लाया गया है। अब सही गलत क्या है आपके सामने है, जो भी है आप निर्णय सोच सकते हैं, खुद ही समझ सकते हैं। ठीक, तो आज की क्लास लगभग वीडियो फिर लंबा होते चला जा रहा है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में फिर जो है राष्ट्रपति को पूरी तरह से इनके अभी राष्ट्रपति की शक्तियां, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके पावर क्या है इनके पास, उसकी चर्चा अब अगली क्लास में करेंगे। और कौन कौन राष्ट्रपति बने थे, उनका कार्यकाल वगैरह देख लेंगे, उनसे कुछ विशेष बातें तो देखेंगे और अगली में जो है वीडियो में राष्ट्रपति खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इन पे क्लास खत्म होगा, पूरा राष्ट्रपति नहीं। ठीक, तो इसको हमने देखेंगे और कोशिश करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइए और कोशिश करिएगा पूरा वीडियो जितना तक पहुंच चुके हैं इससे संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा हो तो आप सॉल्व करके देखिए क्या आपका इसमें से मैच करता है कि नहीं करता है। उम्मीद करते हैं कि ज्यादातर आपके 99% क्वेश्चन आपके यहाँ से मैच करेंगे। एक बार राष्ट्रपति का एक वीडियो और समाप्त हो जाए, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर यहाँ से जाने की संभावना कम से कम है। ठीक, चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।